प्रिय विद्यार्थियों, हमने साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट्स पेपर के अंतर्गत अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ किया था। ये बीएससी पार्ट सेकंड का तृतीय पेपर है और उसमें हमने कोशिका की सामान्य जानकारी के साथ पिछले लेसन में डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज एवं हिस्ट्री ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का इतिहास प्रारंभ किया था और हमने माइक्रोस्कोप एवं कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रारंभिक कार्य हुआ था उसका अध्ययन हमने कर लिया था। मालपिगी और लीवेनहॉक के कार्य के पश्चात हमने रॉबर्ट हुक का कार्य देखा था। जैसा कि आपको ज्ञात है कि रॉबर्ट हुक ने बॉटल कॉर्क में जो मधुमक्खी की छत्ते के समान संरचनाएं उसको देखा था और उसके बाद में साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान का अध्ययन आगे बढ़ा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में स्वयं का माइक्रोस्कोप निर्मित किया था तथा जो कोशिका भित्तियाँ मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी थी वो वास्तविक रूप से मृत कोशिकाओं में कोशिका भित्तियाँ थी, जिसको उन्होंने कोशिका नाम दिया। यहाँ पर कोशिका का तात्पर्य सेलुली या लिटर रूम से है और उन्होंने अपना कार्य माइक्रोग्राफिया में पब्लिश करवाया। रॉबर्ट हुक का कार्य कोशिका विज्ञान की अवधारणा को अधिक बल देने वाला था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि समान दिखने वाला शरीर अनगिनत कोशिकाओं से बना हुआ होता है और इस कार्य के आधार पर जो कोशिका विज्ञान का अध्ययन आगे बढ़ा, उसके लिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी से उनको नवाजा गया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि ग्रेव ने पुष्प के नर जननांग के रूप में पुंकेसर का अध्ययन किया और ये बताया कि पुंकेसर पुष्प के नर जननांग होते हैं। उन्होंने उत्तर की खोज की। पादप आंतरिकी का सचित्र प्रकाशन उन्होंने किया। इसी के समकक्ष कैम्ब्रियास का अध्ययन आता है, जिन्होंने पादपों में लिंग की उपस्थिति दर्ज की। यहाँ पर हम देखें कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, कोशिका विज्ञान का अध्ययन भी इसके साथ साथ आगे की ओर उन्मुख हो रहा है। यहाँ पर लीवेनहॉक ने क्लोरोप्लास्ट का अध्ययन किया। वान मोल और पुरकेंजी ने प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म का अध्ययन जारी रखा। अभी तक की जो खोज हुई थी उसके आधार पर दो वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर आता है। वह एम.जे. स्लाइडेन, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट था, और थियोडोर स्वान, जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट था। दोनों ने पादप और जंतु कोशिकाओं के ऑर्गेनाइजेशन और कंस्ट्रक्शन पर अध्ययन करके स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए एक निश्चित तथ्य पर पहुँचे कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है वो फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट के रूप में निर्मित होता है और वह फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट कोशिकाएं हैं और इस आधार पर इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन यहाँ पर ये बताना आवश्यक है कि कोशिका अवधारणा से पूर्व बहुत सारा कार्य इस क्षेत्र में हो रहा था, जिसको हमने पिछली बार भी देखा। यहाँ पर इसका पूर्वावलोकन कर लेते हैं। डी मिरबेल ने बताया कि पादप की झिल्ली युक्त कोशिका संरचना होती है। ओकेन ने बताया कि प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा जीव द्रव्य भरा होता है, जिसमें एक केंद्रक निलंबित रहता है।
लामार्क के अनुसार सजीवों का जीवन कोशिका एवं उत्तकों का बना हुआ होता है और इसके बिना सजीव का जीवन संभव नहीं है। डुट्रोस ने सजीवों के अंग को उत्तकों से निर्मित बताया। नेगेली ने पादपों में पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है, ये बात कही। और नागेली का समर्थन विर्चोव ने किया और उन्होंने एक नया टर्म दिया, ओमनिस सेलुला, अर्थात पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ पर हम देखें तो चर्चा कर रहे थे स्लाइडेन और स्वैन के कोशिका सिद्धांत मॉडल की, तो यहाँ पर ये कहना उचित है कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से एक विचारधारा पर पहुँचे और उस विचारधारा का नाम इन्होंने कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी रखा। सेल थ्योरी जैसा कि आप जानते हो, पिछली बार पढ़ा है आपने। यहाँ पर हम संक्षेप में ये कह करके आगे बढ़ते हैं कि सेल थ्योरी के अनुसार कोशिका पादप शरीर की संरचनात्मक, कार्यात्मक और आनुवंशिक इकाई के रूप में प्रयुक्त होती है तथा विर्चोव ने इसको आगे बढ़ाया कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से आगे की कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका सिद्धांत के बारे में जो स्लाइडेन और स्वान ने प्रस्तुत किया था, उस पर अपने विचार रखते हुए सीपी स्वानसन ने अपनी पुस्तक सेल में ये बात कही कि जो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने प्रस्तुत किया वह संरूपण का कार्य था, अर्थात दोनों वैज्ञानिकों ने पुराने विचारों को ही एक करके कोशिका सिद्धांत के रूप में प्रयुक्त किया था और ये एक संश्लेषण कार्य था। उसके पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य रॉबर्ट ब्राउन का आता है, जिन्होंने ट्रेडेस्केंसिया में कोशिका में एक सघन पिंड देखा जिसको बाद में न्यूक्लियस कहा। वान मोल और पुरकेंजी ने प्रोटोप्लाज्म यानी कोशिका में उपस्थित द्रव्य पर अध्ययन किया और उनको प्रोटोप्लाज्म कहा। पुरकेंजी ने सबसे पहले शब्द प्रोटोप्लाज्म कॉइन की। कोर्टाइन ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को ऑब्जर्व किया। डुजार्डिन ने इसको सार्कोड नाम दिया और लुई पाश्चर ने अपने प्रयोग करते हुए जीव की स्वतः उत्पत्ति को निरस्त करते हुए पुरकेंजी का समर्थन किया। रुडोल्फ विर्चोव ने 1885 में अपना एक स्टेटमेंट दिया, वेयर ए सेल एग्जिस्ट देयर मस्ट हैव बीन ए प्री एग्जिस्टिंग सेल, अर्थात जीवित कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है और कोशिका सिद्धांत को इसने विस्तारित किया। हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म पर जो कार्य हुआ उसमें मुख्यतः वैन मोल, पुरकेंजी, कोर्टाइट, डुजार्डिन, विर्चोव और हक्सले आदि का महत्वपूर्ण रोल था। उसके पश्चात सेल थ्योरी की जब हम बात करें तो सेल थ्योरी में दो चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने आई कि सभी जीवित पदार्थ कोशिकाओं के बने हुए होते हैं एवं कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। जीव द्रव्य सिद्धांत के ऊपर हमने पिछली बार चर्चा की थी कि ये अपने वास्तविक रूप से आने से पूर्व इसके ऊपर बहुत सारा कार्य हुआ, जैसा कि अभी पीछे अपन ने देखा। लीवेनहॉक ने ये बताया कि कोशिकाओं में द्रव्य जैसा पदार्थ उपस्थित होता है। स्लाइडेन ने इसको जूस या अवपंक स्लाइम बताया। डुजार्डिन ने इसको सार्कोड नाम दिया। मोहल ने इस सार्कोड की उपस्थिति पादप कोशिकाओं में भी उपस्थित रिपोर्ट की। पुरकेंजी ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। हक्सले ने इसे भौतिक आधार बताया और उसके पश्चात डी बेरी और मैक्सुल्ज ने 1862 में कोशिका सिद्धांत दिया और उसका और आगे वर्णन ओ हर्टविग द्वारा जीव द्रव्य सिद्धांत प्रस्तुत करने से मिलता है 1882 में। तो 1882 में जो ओ हर्टविग का जीव द्रव्य सिद्धांत प्रस्तुत करने का प्रमाण मिलता है
उसमें आधिकारिक रूप से जीव द्रव्य की जो संकल्पना है उसको विवेचित करना पाया जाता है। और हर्टविग ने जो जीव द्रव्य सिद्धांत दिया उसका मूल स्वरूप ये था, प्रत्येक कोशिका में स्थित जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहता है। इसमें एक या इससे अधिक केंद्रक निलंबित रहते हैं। जीवों की सभी उपापचय क्रियाओं का संपादन जीव द्रव्य द्वारा होता है। सजीवों की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे गति, पोषण, श्वसन, प्रजनन, वंशगति आदि का आधार जीव द्रव्य ही है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि उन्नत सूक्ष्मदर्शी का विकास आरंभ हुआ। इसमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, प्रतिदीप्त सूक्ष्मदर्शी, दशा तुलनात्मक सूक्ष्मदर्शी आदि विज्ञान के क्षेत्र में आए। और उसके पश्चात जो कोशिकांग की अल्टर संरचना का कार्य हुआ उससे कोशिका विज्ञान का इतिहास और आगे बढ़ा और इसको आमूलचूल तीव्र गति मिली। कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में कोशिकांग की अल्टर संरचना में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स थ्योरी, सेल डिवीज़न की विभिन्न प्रावस्थाएं आदि पर कार्य हुआ, जिससे कि कोशिका विज्ञान का इतिहास समृद्ध हुआ और कोशिका को अध्ययन करने में हमें और अधिक सहायता मिली। यहाँ पर यदि हम 20वीं शताब्दी की बात करें तो सबसे अधिक और स्वर्णकाल कोशिका विज्ञान का 20वीं सदी को कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें मॉडर्न माइक्रो टेक्निक्स जो है वो डेवलप हुई। नई नई प्रकार से अध्ययन आरंभ हुआ, जैसे हिस्टोकेमिकल, साइटोकेमिकल मेथड्स आदि से, तथा ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा अध्ययन आरंभ हुआ। और एक नया तथ्य इसमें और जुड़ा कि हमने टिश्यू कल्चर जो तकनीक है उसका विकास किया, जिससे कि इसको और अधिक बल मिला। विद्यार्थियों, इस प्रकार से कोशिका विज्ञान का जो आरंभ है वो कोशिका भित्ति के देखने से, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा जो मृत कोशिका में कोशिका भित्तियाँ देखी और उसे सेल नाम दिया था, उससे आगे बढ़ते हुए माइक्रोस्कोप के उत्तरोत्तर विकास के साथ कोशिका का अध्ययन, कोशिका की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन, प्रोटोप्लाज्म का अध्ययन और प्रोटोप्लाज्म के अंदर कोशिकांग जो निलंबित रहते हैं उनका अध्ययन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और अन्य प्रकार के माइक्रोस्कोप की आविष्कार के साथ साथ चलता रहा। और आज हम जिस स्थिति में पहुँचे हैं उसका यदि हम संक्षिप्त विवरण देखें वो इस प्रकार है कि कौन से कंट्रीब्यूटर्स ने साइटोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन में अपना जो है वो किस प्रकार से रोल अदा किया, इसको हम संक्षिप्त में देखते हैं। 1590 में जेड जेनसन और हैंस जेनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया और इसके साथ ही कोशिका विज्ञान में कोशिका की संरचना का अध्ययन आरंभ किया। 1661 में मेलपिगी ने रक्त वाहिनियों की खोज की और कोशिका का अध्ययन आरंभ किया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने बोतल कॉर्क में कोष्ठ का अध्ययन किया। उन्होंने कोशिका नाम दिया, इसी कारण इनको कोशिका विज्ञान का पितामह कहते हैं। 1670 में लीवेनहॉक ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। जंतु कोशिकाओं को प्रोटोजोआ, रोटिफर, एक कोशिकीय के जीवों को अध्ययन करके उन्होंने उसे एनिमल्कुलस नाम दिया। 1682 में एन ग्रिव ने पुंकेसर की खोज की। उन्होंने पुंकेसर को पुष्प का नरजन्नांग कहा तथा उत्तक शब्द निर्मित किया। 1672 में कोर्टाई ने जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज की। 1781 में फोंटाना ने केंद्रिका यानी न्यूक्लियस की खोज की। 1809 में लेमार्क ने जीवित कोशिकाओं की महत्ता पर अध्ययन किया। 1824 में एमेकी ने पराग नली की खोज की। पोलन ट्यूब जो निषेचन के समय बनती है उसकी खोज की। 1824 में डुट्रोचेट ने पादप और जंतु कोशिकाएं
शरीर का निर्माण करती है, इस बात को उद्बोधित किया। 1835 में वान मोल ने कोशिका विभाजन पर कार्य किया तथा जीव द्रव्य की खोज की। 1826 में टर्पिन ने कोशिका विभाजन को रिपोर्ट किया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। 1835 में डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को सारकोट कहा। 1838 में और 1839 में, जैसा कि कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया और स्वान ने इसे जंतु कोशिकाओं पर भी अप्लाई किया। 1840 में पुरकेंजी ने जो सेल कंटेंट्स होते हैं उनको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। 1855 और 58 में विर्चोव ने ये बताया कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ओमनिस सेलुला ए सेलुला। उसके पश्चात 1861 में डी बेरी और मैक्सवुल्स ने तथा 1882 में ओ हर्टविग ने जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1857 में कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। 1883 में वाल्डेर ने क्रोमोसोम्स पर अध्ययन किया और क्रोमोसोम्स को जो है वो यहाँ पर क्रोमोसोम्स की खोज की। 1866 में हिकल ने प्लास्टिड का अध्ययन किया और ये बताया कि जनक के गुणों का संतति को वहन केंद्र के माध्यम से होता है। 1867 में जॉर्ज ने कोशिकांग की खोज की और बाद में जिसको हमने गोल्जी उपकरण कहा। 1871 में मिस्र ने न्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की खोज की। 1882 में स्ट्रासबर्गर ने न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म नाम दिया। 1887 में बेंडेन ने सेंट्रियोल्स का आविष्कार किया और 1888 में बोवेरी ने सेंट्रोसोम का अध्ययन कर सेंट्रियोल का वर्णन किया। 1888 में वाल्डेर ने क्रोमोसोम्स जो धागे नुमा संरचना थी उसका अध्ययन किया। 1891 में विजमैन और स्ट्रासबर्ग ने अर्धसूत्री विभाजन पर कार्य किया। 1898 में कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण का आविष्कार किया और 1900 में जिग्मोंडी ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। 1902 में शटन ने क्रोमोसोम्स थ्योरी दी। 1905 में फार्मर और इसके साथी मोरे के साथ इन्होंने मियोसिस शब्द को कॉइन किया। 1932 जो कि कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में आधिकारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहा, नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण किया जो आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं। 1935 में जर्निक ने दशा तुलनात्मक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। 1943 में क्लॉड ने कोशिका के जो कंपोनेंट्स हैं राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई आदि को आइसोलेट किया। 1945 में पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अध्ययन किया और उसका आविष्कार किया। 1945 में कून्स ने प्रदीप्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया, इसका पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। 1952 में C.D. डवे ने लाइसोसोम्स आविष्कार किया। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल DNA का प्रस्तुत किया। 1959 में ओकोई ने पॉलीबाई न्यूक्लियोटाइड इन विट्रो सिंथेसिस किया। 1959 में रॉबर्टसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी प्रतिपादित की। रॉबर्टसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी प्रतिपादित की और खुराना ने ट्रिपलेट जेनेटिक कोड खोज निकाला। 1968 में ओले ने RNA की बेस सीक्वेंस क्षार क्रम का अध्ययन किया। 1969 में टॉलबर्ट ने परऑक्सीसोम्स का आविष्कार किया। 1970 में डेनियल ने परक नली में कोशिका निर्माण का आविष्कार किया और परक नली में कोशिका निर्माण
करने में कामयाब रहा। 1972 में सिंगर और निकलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया। 1993 में हॉल एंड स्टीलमैन ने 2 कृत्रिम मानव भ्रूण विकसित किए और 1997 में कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में एक माइलस्टोन वर्ष साबित हुआ। रोजलिस संस्था के वैज्ञानिक ऑन विल्मट और उसके साथियों ने डोली भेड़ का क्लोन तैयार किया। डोली भेड़ का जो है वो पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। 1998 में जेम्स ए थॉमस ने मानव भ्रूण से स्टेम सेल्स विकसित की। 2001 में ये भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ष था। एडवांस सेल टेक्नोलॉजी एक अमेरिकन कंपनी है जिसने मानव भ्रूण का क्लोन विकसित कर लिया। कोशिका का अध्ययन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है कि हमने मानव भ्रूण का क्लोन भी विकसित कर लिया। और 2004 में अमेरिकन जीनोम इंस्टीट्यूट ने मानव जीनोम परियोजना पूर्ण कर ली। उसके बाद 2008 में सर एराल्ड सर हुसैन फ्रेन के.एस. बर एवं अन्य साथियों ने मानव पेपिलम वायरस तथा मानव इम्यूनी डेफिशिएंसी वायरस पर कार्य किया। 1970 में वेंकटरमन राधाकृष्णन एवं साथियों ने, जिसे बाद में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, राइबोसोम्स की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया। 1972 में सर जॉन बी जूर्डानसिनिया ने, जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, परिपक्व कोशिका को दोबारा प्लूरीपोटेंट बनाने की प्रोग्रामिंग विकसित की। और 1993 में जेम्स इराथमैन, रैंडी डब्ल्यू शेकमैन, थॉमस सी सुडोक आदि साथियों ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। इन्होंने कोशिकाओं के प्रमुख संरचना सिस्टम की खोज की। इस प्रकार कोशिका विज्ञान का जो इतिहास है वह 20वीं सदी और 21वीं सदी तक आते आते बहुत विकसित हुआ और हम आज कोशिका भित्ति से आरंभ करके और कोशिकांग के छोटे से छोटे भाग को विकसित माइक्रोस्कोप की सहायता से इनकी संरचना और कार्य को समझने में कामयाब हुए। क्लास वर्क, शॉर्ट नोट्स आप यहाँ पर देखें। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ओमनिस सेलुली सेलुला क्या है? नंबर 2, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नंबर 3, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने प्रतिपादित की? शॉर्ट नोट्स आप देखें, 50 शब्दों में लिखें कोशिका सिद्धांत, जीव द्रव्य सिद्धांत। और तीसरा है कोशिका की खोज एवं रॉबर्ट हुक का योगदान। नंबर 4, कोशिका की खोज में सूक्ष्मदर्शी की भूमिका। नंबर 5, कोशिका की खोज एवं अध्ययन तथा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का योगदान। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर देखें। कोशिका की खोज तथा कोशिका जीव विज्ञान के इतिहास का वर्णन कीजिए। हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।